अच्छा नाज़रीन कराम, आपको जैसे मालूम है कि हम आजकल सिर्फ मुल्क की सियासत पर गुफ्तगू करते हैं या वो हालात जो बैनुल अक़वामी तौर पर हमें दरपेश हैं उस पर गुफ्तगू किया करते हैं। बहुत से लोगों को बुलाते हैं, उनकी राय लेते हैं। आज हमने बहुत से लोगों को नहीं बुलाया, सिर्फ़ एक शख्सियत को बुलाया है, और वो शख्सियत ऐसी है कि सिर्फ पंजाब के हवाले से नहीं बल्कि पाकिस्तान के हवाले से उनकी ख़ास अहमियत और हैसियत है। मेरा मतलब है कमरुज़्ज़मा काहरा साहबा। कमरुज़्ज़मा काहरा वैसे तो पीपल्स पार्टी के एक बहुत अहम रहनुमा हैं, लेकिन इनकी ख़ास बात यह है कि सियासत के हवाले से ये गैर संजीदा गुफ्तगू करने की बजाय बहुत संजीदा गुफ्तगू करते हैं, और ऐसी गुफ्तगू जिनका ताल्लुक़ मुल्क के मफाद और मुल्क की बेहतरी और मुल्क को आगे ले जाने से हो। इनकी सियासत सिर्फ पार्टीजन सियासत नहीं हुआ करती, बल्कि एक ऐसी सियासत है जो मैं महसूस करता हूँ कि एक स्टेट्समैन की सियासत है कि पाकिस्तान, हमारा आदमी इस बात पे परेशान है कि मुल्क का क्या बनेगा, मुल्क किधर जा रहा है, कहाँ जाएगा। आज यही सवाल मैं कमरुज़्ज़मा काहरा साहब से पूछूंगा और उनसे उनकी राय लूँगा। सलाम काहरा साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम मीर साहब, बहुत शुक्रिया। काहरा साहब आप बस हमारे बड़े हैं, आपका कहा हुआ मेरे लिए हमेशा सरद होता है। नहीं बहुत जनाब, मेहरबानी। बड़ी आपकी मेहरबानी। बस मैंने सवाल कोई नहीं पूछना, सिर्फ आपसे ये पूछना है, इलेक्शन का ऐलान हो चुका है, सब लोग कुछ खुशी का इजहार कर रहे हैं, कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का भी कर रहे हैं, और ज़ाहिर करना चाहिए, लेकिन कम अज़ कम इत्मीनान सबको है कि एक स्टेप फारवर्ड तो हुआ है। क्या लगता है कि जिसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि वे फारवर्ड क्या है, क्या नज़र आ रहा है आपको? इलेक्शन तो हो रहे हैं, होते दिखाई दे रहे हैं, अगर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो वो किस किस्म के हैं, और मुल्क को तस्लीम कर लिए जाएंगे, शफाफ होंगे, और नहीं तस्लीम किए जाएंगे तो क्या हालात पैदा होंगे? सारे सवालात हैं जो लोगों के दिलों में आते हैं। अभी कोई इलेक्शन एक्टिविटी शायद आपकी पार्टी के थोड़ी सी शुरू हुई है, वरना कोई ऐसी एक्टिविटी शुरू नहीं हुई। क्या कहेंगे आप इस सारी सूरत हाल पे? और शुक्रिया मीर साहब। इलेक्शन का माहौल तो अभी बनना शुरू हो गया है। जहां तक इलेक्शन के निकात का ताल्लुक है, अब इसके ना होने के कोई जवाज नहीं है, ना होने की कोई इशारे नहीं है। लिहाजा मेरा ख्याल है अब इस पर शक के बगैर की तरफ जाना चाहिए। और इस वक्त जून इलेक्शन का वक्त करीब आता है, हम अपने पुराने तासुबात में वापस अपने जून में चले जाते हैं, और वो बड़ा अफसोसनाक है, क्योंकि हमारा माजी में सियासत सियासी रवैयों के साथ है, जमहूरियत जमहूरी रवैयों के साथ है। बगैर जमहूरी रवैयों के जमहूरी निज़ाम आगे नहीं बढ़ सकता। इसी तरह सियासी रवैयों के बगैर सियासत इस्तेहकाम पजीर नहीं हो सकती। ये जो हमारे यहाँ एक दूसरे की टांग खींचने का, एक दूसरे की ऊपर मर्ड लिंकिंग का, इल्जाम तराशी का, बल्कि इल्जाम तराशी से भी आगे बढ़ जाने का जो अमल रहा या जारी है, ये गैर जमहूरी और गैर सियासी अमल तरीकाकार है। उसके नतीजे में पाकिस्तान के अंदर रवैयों में तलखी आई है, कोई बेहतरी का सामान नहीं पैदा हुआ। सियासत के अंदर तलखी पड़ी है, बेहतरी का सामान पैदा नहीं हुआ, और कोई अकले कुल नहीं होता, कोई एक जमात अकले कुल नहीं है कि वो सारे मसाइल का अहाता कर ले। पाकिस्तान एक नॉर्मल चलने वाली रियासत नहीं है जिसमें चंद चीजों को ठीक करना है और बाकी बिजनेस एज यूजुअल चलाना है। पाकिस्तान में तो जो पल्ला आप उठाएंगे, जो पन्ना उठाएंगे, वहीं पे आपको एक चैलेंज मिलेगा, और अपने मल्टीपल चैलेंजेस का सामना करना है। उसका सबसे एक आला तरीका यही है कि आप वाइडर लेवल पे जमहूरी मुशावरत करें। हमें सियासी जमातों को, मीडिया को, इस मुल्क के इदारों को, सबको मिलकर अब कोशिश करनी चाहिए, नंबर 1, कि लोगों का इलेक्शन के प्रोसेस पे एतमाद हो। माजी की तरह शक शुबे का इजहार किया जा रहा है, और जो सारा गलत नहीं है उसको बिल्कुल उसके शायबे खत्म हो, लोगों को ये यकीन आ जाए कि हम अपने नुमाइंदे खुद चुनने जा रहे हैं, और फिर हम लोगों से भी ये मुतालबा करें, आप भी करें, मीडिया भी करे, बाकी इदारे भी करे, इलेक्शन कमीशन भी करे, कि भाई जो हम कर सकते हैं हमने कर लिया है, अब आप बेहतर नुमाइंदों का चुनाव करें। जमातों को देखें, उनके मंशूर देखें, सब कुछ देखें, लेकिन ये भी देखें कि जिस बंदे को आप वोट दे रहे हैं, अपना एतमाद दे रहे हैं, जिसको अपनी नुमाइंदगी का हक दे रहे हैं,
उसकी अहलियत और काबिलियत क्या है, उसका किरदार क्या है, माजी में अगर वो नुमाइंदा रहा है तो उसका इनफरादी किरदार क्या है, क्योंकि इनफरादी किरदार ही अल्टीमेटली इज्तिमाई किरदार की शक्ल इख्तियार करते हैं। मेरा ख्याल है ये बहुत अहम इशू है, इस तरफ हमें तवज्जो देने की जरूरत है। आपने ठीक बात की जी। जहाँ तक पीपल्स पार्टी का ताल्लुक है और मुस्लिम लीग नून का ताल्लुक है, मिसाक जमहूरियत के बाद दोनों ने इस तरह बिहेव किया है कि जमहूरी कदरों की पासबानी की है। आज कुछ इख्तलाफात नज़र आते हैं तो वो इलेक्ट्रल इख्तलाफात ही दिखाई देते हैं, उससे ज़्यादा नहीं है। और जो लोग ज़्यादा उछालने की कोशिश करते हैं, मैं हमेशा कहा करता हूँ कि इंतखाबात के दिनों में इतनी बातें तो हुआ करती हैं, लेकिन एक दूसरी पार्टी भी है और वो पीटीआई है। क्या वो भी इसी तरह एक तो मुझे अपनी पार्टी का जो रवैया है उसके बारे में जो मेरी राय है उसके बारे में आप क्या फरमाएंगे वो मुझे बता दीजिए, और पीटीआई को कैसे डील करेंगे इस पूरी सूरत हाल में। शायद वो मिसाक जमहूरियत की तरह साथ चलने की कायल नहीं है, अगरचे नाम तो मिसाक जमहूरियत क्या मिसाक मदीना का लेती है, वो क्या कहेंगे आप? मीर साहब, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। हमारी जमातों ने बहुत सीखा है और हम एक दूसरे के खिलाफ बातें भी करते हैं, कभी कभी तल्ख बातें हो जाती है ना, मेरे जैसे नालायक फिर अपनी हदूद से बाहर निकल के बातें कर जाते हैं, उसके जवाब में वहां दूसरी तरफ से भी कोई तल्ख बात आ जाती है, कभी वहां से कोई जुमला आता है, जवाब में हमारी तरफ से कोई तल्ख बात आ जाती है। तो ये एक अमल चलता रहता है, ये वक्त के साथ बेहतर होगा, लेकिन बाय एंड लार्ज हमारी क़यादतों ने काफी चीजें सीख ली हैं और ये बुरी आदतें जाते जाते जाती है ना, ये समाजी आदतें इंशाल्लाह अब उसमें बहुत बेहतरी आई है। जहां तक मीर साहब ताल्लुक पीटीआई का है, बिलाशुबह पीटीआई ने, इमरान खान साहब ने अपनी जात के सहर में गुम ऐसा एक माहौल खड़ा किया कि उनके फॉलोअर्स ने, ये कोई पहली दफा नहीं हुआ, ये सिर्फ वही कसूरवार नहीं है कि उनके दौर में या उनके जरिए आके गाली गलौज या माहौल बहुत तल्ख हुआ। इससे पहले हमारे यहाँ भी पीपल्स पार्टी की तरफ से भी, मुस्लिम लीग की तरफ से भी, बाकी जमातों की तरफ से भी तल्ख लहजे, तल्ख रवैये, तल्ख नारे हम भी लगाते रहे, लेकिन वो हदूद से बियॉन्ड नहीं जाते थे। आज एक मसला ये हो गया है कि अब जो सोशल मीडिया और फॉर्मल मीडिया का जो जरिया है ये बड़ा लीथल है, इससे बहुत तेजी से रवैये बनते और तब्दील होते हैं। अब खान साहब ने जो भी किया, अपने कर्मों जर्मों का फल उनको मिल रहा है जो अफसोसनाक है। उनके उस रवैये से उनका भी नुकसान हुआ है, पाकिस्तान का भी नुकसान हुआ है, और हम समझते हैं कि ये किसी सूरत पाकिस्तान के लिए बेहतर नहीं। मीर साहब, इमरान खान हो या उनके बाकी साथी, जो लोग कानून को मतलूब है, जिनके खिलाफ केसेस हैं, उनको तो अपने केसेस का सामना करना चाहिए और रियासत को, उन अफराद को अदालतों में पेश करना चाहिए और अदालतों को चाहिए कि जल्द उनके केसेस के फैसले करें। जो गुनाहगार है सजा पाए, बिल्कुल पाए कानून के मुताबिक, लेकिन अगर किसी जमात का किसी फर्द जो उनके आम कारकुन है, उनके ऊपर कोई स्पेसिफिक ऐसा इल्जाम नहीं जो काबिले गिरफ्त हो कानून की नजर में, और वो तल्ख बातें करते हैं, उनके लहजे अच्छे नहीं है, उनका आर्गुमेंट ठीक नहीं है, उनके अंदर तल्खी और जहर भरा गया है, तो उसका जवाब तो आप जानते हैं ना, मुझसे बहुत बेहतर जानते हैं, तो उसका जवाब ये नहीं है कि आप उनसे हुकूक उनके ले लें, उनसे डायलॉग करेंगे, उनसे मुकालमा करेंगे, उनको बेहतरी की तरफ लाएंगे। आखिर वो हमारे भाई, हमारे बहनें हैं, हमारे बच्चे हैं, उनको इस मुल्क के ऊपर उतना ही इस्तेहकाक है जितना मेरा और आपका है। मासिवाए इन लोगों के जो कानून के की तरफ से मतलूब है, उनको हमें एंगेज करना चाहिए और इस मुल्क में अपनी मर्जी से सियासी अमल को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, वरना एक और फ्यूटाइल एक्सरसाइज और बड़ी तबाही की तरफ हम जाएंगे। ये बिल्कुल ठीक कहा आपने। कुछ लोगों का ख्याल है कि 9 मई का फैसला हुए बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते, और कुछ लोगों का ख्याल है कि 9 मई को भूल जाएं, पॉपुलैरिटी की बुनियाद पर शायद हम इंसाफ को भी पोस्टपोन कर दें। एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है, लेकिन आपका कहना दुरुस्त है कि इंसाफ के तकाजे तो पूरे होने चाहिए, लेकिन जिन लोगों पर जिनकी कोई खता नहीं है, उन्हें इलेक्शन में हिस्सा लेने का पूरा मौका मिलना चाहिए। सिंपल कुलिया है, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, बड़ा सिंपल बात है। अगर तो किसी के खिलाफ केस है
इल्जाम है, कानून में उसको मतलूब है, तो ये नहीं हो सकता कि महज पॉपुलैरिटी की बुनियाद पे, महज इलेक्शन की बुनियाद ठीक पे है, उसके केसेस खत्म कर दिए जाए। ठीक है। लेकिन ये भी नहीं हो सकता कि आप उन केसेस की बुनियाद पे जिनमें पता नहीं वो सच्चा है कि झूठा है, पता नहीं वो मुल्जिम है कि नहीं है, वो फैसला तो अदालत ने करना है, महज इस शक, इस बुनियाद पे हम उसको अगर इस अमल से ही बाहर कर दें तो ये किसी सूरत मुनासिब नहीं। बिल्कुल ठीक बात है जी। का साहब हम छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद अपनी बात को यहीं से शुरू करेंगे जी। ये हम जैसा कि हमने बात कर रहे हैं, का साहब दो मसले थे हमारे सियासत के अलावा, एक इंसाफ इलेक्शन हो जाएं, साफ और शफाफ इलेक्शन हो जाएं। दो मसले थे कि हमारी मईशत बड़ी दगरगुन थी, और दूसरा दहशतगर्दी का मसला था जो बहुत ही बढ़ता जा रहा है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद मईशत काबू में आ जाए, लेकिन दहशतगर्दी ऐसी है जो इंतखाबात तो शायद उसको तो ख़राब ना करे, लेकिन हमारे मुल्क के पूरे माहौल को ख़राब कर रही है। रोज़ 12-14 कभी कभी खबर आती है कि हमारे फ़ौजी और पुलिस के जवान जो हैं वो मारे जाते हैं और वो लोग काबू नहीं आते। ये क्या सूरत हाल है? कुछ कहते हैं जो हमने पॉलिसी इख्तियार की है अफ़गानों को वापस करने की, उसका नतीजा है, लेकिन क्या इसके अलावा कुछ चारा था हमारे पास? थी हम सब हमारे रियासत के ना बहुत सारे बड़े पुराने वो क्रॉनिक बीमारियां हैं हमारी रियासत की, और उनको आसानी से डील भी नहीं किया जा सकता। उनका मुकाबला करने के लिए हमें बड़े अहम और बड़े जोरदार फैसले करने की जरूरत है क्या मसला क्या है? पाकिस्तान में गवर्नेंस का मॉडल पहले हमें तय कर देना चाहिए कि इस मुल्क को हमने आइन के तहत चलाना है या कुछ अफराद की ख्वाहिशों के मुताबिक चलाना है, या इसको हाइब्रिड निजाम के तहत चलाना है। क्योंकि हम आइन की बातें करते हैं, आइन पे अमल नहीं करते। ठीक, ये सियासी जमातें भी ऐसी हैं, बाकी लोगों का भी, बाकी इदारों का भी यही हाल है। हमें चाहिए कि हम फैसला कर लें। जब तक हम पाकिस्तान के लोगों को ये यकीन न दिलाएं कि सियासत के अंदर फैसले उनकी मर्जी से हो रहे हैं और हम कानून के ऊपर अमल कर रहे हैं, ताकतवर बड़े लोग वो कानून के ऊपर अमल कर रहे हैं, जब वो नजर आएंगे तो फिर नीचे भी फ्लो करेगा और ऊपर वाले फिर नीचे दबाव भी अपना बढ़ा सकेंगे। नीचे वालों को भी ये काम करना है, मुआशरे को एट लार्ज भी ये करना है कि दुनिया में पब्लिक ओपिनियन जो होता है वो आइन और कानून से बड़ा होता है। लिहाजा वो भी अपने पब्लिक ओपिनियन, अपने दबाव के जरिए हुक्मरानों को और तमाम इदारों को आइन के अंदर रहने के ऊपर मजबूर करें। ये दो टू वे होता है। अब जहां तक ताल्लुक यह है कि दहशतगर्दी का अमल बिलाशुबा बहुत खौफनाक है, और एक तवील अरसे से हम जो फसल बो रहे हैं ये उसकी काश्त है। देखिए वीर साहब, बड़ा तल्ख सा एक एनालिसिस है कि इस वक्त जो एक हद तक इंतहा पसंदी के हवाले से जो मजहबी इल्म हम पढ़ा रहे हैं, हमारे काफी सारे मदारस के अंदर जो नुक्ता नजर बयान किया जा रहा है, हमारी मसाजिद से हमारे उलमा के जरिए जो इल्म, जो दीन का एक रंग हम पेश कर रहे हैं, उसके नतीजे में तशद्दुद नहीं होगा तो क्या होगा? उस तशद्दुद को जब और आगे कुछ कुव्वतें इस्तेमाल करेंगी, रियासतें इस्तेमाल करेंगी, तो फिर एक दूसरे का गला काटते हुए मुसलमान एक दूसरे का गला काटते हुए इस बुनियाद पे नारे लगा रहा है कि मैं दीन की खिदमत कर रहा हूँ, यानी कर मैं दीन की खिदमत रहा हूँ और अपने मुसलमान भाई का गला काट रहा हूँ। किसी गैर मुस्लिम का भी नहीं काटना चाहिए, लेकिन ये एक अलमिया है। इकोनॉमी उससे बड़ा अलमिया है। इकोनॉमी को एक दिन में खराब तो नहीं हो गई, इकोनॉमी खराब होते हुए 50 साल लगे हैं। मुख्तलिफ अदवार में कामयाबियां हुई, फिर हम वापस गए। हम बेसिकली आसान दौलत हासिल करके हमें मिलनी शुरू हो गई थी राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। वो जो इजी वेल्थ का तस्वर आ गया था कि हमें इमदाद मिल जाती थी या हमें कर्ज मिल जाता था आसानी से, मुख्तलिफ वजूहात से। कभी अफगान जंग है, कभी रूसी जंग है, कभी सीटो संतो है। तो ये कई सारे जमाने हमारे गुजरे हैं जिसकी बदौलत हमें मेहनत करके स्ट्रक्चर्स के तहत अपने निजाम को, अपने सिकंदर को, अपनी सनत को, अपनी ज़राअत को, सबको उठाने की जरूरत थी, इसको स्ट्रीमलाइन करने की जरूरत थी। तो हम उसको ट्रायल में करते रहे
लेकिन आसान दौलत मिलती रही, आसानी से हम उसको इस्तेमाल करते रहे और मौजें करते रहे। नहीं, अब जब उसके ठीक ठीक आप बंद हो रहे, आखिरी गुजारिश, उसके रास्ते बंद हो रहे हैं तो हमें घबराहट शुरू हो गई है। इन सारे अमलों को दुरुस्त करने की जो बुनियाद होगी ना जी, आगाज होगा, वो दहशतगर्दी हो या वो इकोनॉमी हो, वो बुनियादी स्ट्रक्चर से खड़ी होगी कि आपने इस मुल्क को चलाना किस तरह है। उस बुनियाद से आगे बढ़ेंगे तो बात बनेगी मेरे ख्याल। आपने बिल्कुल दुरुस्त बात कही है। इस वक्त जो अफगान मसला है उसका ताल्लुक हमारी मईशत से भी है। स्मगलिंग हो रही थी, दोनों बॉर्डर्स पे हो रही थी, ईरान के बॉर्डर पे भी हो रही थी, अफगानिस्तान के बॉर्डर पे डॉलर की स्मगलिंग हो रही थी, तेल की स्मगलिंग हो रही थी, गंदम की स्मगलिंग हो रही थी। वो स्मगलिंग हो रही थी जो रियासत के अदारे भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, या अगर यहाँ उसमें शामिल थे या कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। अब तो खुला हमारे मनसबदारों ने कहना शुरू कर दिया। वज़ीर दाखिला ने तो बड़े वाज़ेह लफ्ज़ों में कहा। ऐसी सूरत में अब जो हमने पॉलिसी अपनाई है अफ़गानियों के बारे में या उन लोगों के बारे में जो गैर कानूनी तौर पर इस मुल्क के अंदर रह रहे हैं और दहशतगर्दी का सबब भी बन रहे हैं और हमारी मईशत को तबाह भी कर रहे हैं, क्या आप इसको इंडोर्स करते हैं कि हमें यही इख्तियार करना चाहिए? कुछ लोग कहते हैं कि इसके नतीजे के तौर पर हम और दहशतगर्दी और मईशत को ख़राब कर रहे हैं। देखिए, गुजारिश ये है जी कि अगर आपके बॉर्डर्स पोरस बॉर्डर हो और पाकिस्तान के लाखों लोगों का रोजगार स्मगलिंग से मुंसलिक हो जाए और ये स्मगलिंग का पेशा इतना पावरफुल हो जाए कि इसमें इदारे भी शामिल हो जाएं, इसमें अफराद भी शामिल हो जाएं, तो ये कैसे हो सकता है कि आपकी नॉर्मल ट्रेड और नॉर्मल बिजनेस को वो जिंदा रहने दे? लिहाजा उसने सारे नेम बैलेंस कर दिया है, उसको दुरुस्त करना बहुत जरूरी है। लेकिन इस स्मगलिंग में सिर्फ कसूरवार अफगान महाजिरीन नहीं है, ठीक ठीक, वो इसका हिस्सा जरूर है, लेकिन उसमें पाकिस्तान का सरमायादार भी शामिल है, उसमें कराची का सेठ भी शामिल है, लाहौर वाला भी शामिल है, इस्लामाबाद वाला भी शामिल है, पॉलिसी मेकर भी शामिल है और वहां बैठे हुए अफराद और अफसरान भी शामिल है। लिहाजा ये एक बहुत बड़ा चंक है अरबों डॉलरों का, जिसमें से हर कोई अपना शेयर ले रहा है और इसको अपना बिजनेस बना बैठा है। इस मामले को हल करने के लिए भी मैंने अर्ज किया ना कि हमें अपने गवर्नेंस मॉडल को दुरुस्त करके आगे बढ़ने की जरूरत है और फिर कुछ तल्ख फैसले लेने पड़ते हैं अपनी करेक्शंस करने के लिए, कौमों को दुरुस्त रास्ते पर डालने के लिए तल्ख फैसले करने पड़ते हैं और हमें करने चाहिए। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि इसका मतलब ये आप इस बात को एग्री कर रहे हैं कि हमने स्टेट ने, रियासत ने जो फैसले किए हैं ये दुरुस्त फैसले किए हैं, हमें ये कदम किसी ना किसी वक्त उठाना पड़ना था। हम बार बार कहते हैं कि हमें हाउस इन ऑर्डर करना चाहिए, तो ये हाउस इन ऑर्डर करने की कोशिश नहीं है। मेरे ख्याल में हमें इसे इंडोर्स करना चाहिए। सर, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा, मैं तो बिल्कुल आपकी बात से एग्री करता हूँ। हाँ जी जी, देखिए, अफगान महाजरीन हमारे भाई हैं, वो हमारे मुल्क में ठहरे हुए और उनकी तादाद कोई 50 लाख से ज्यादा है। ये जो हम 35 लाख कहते हैं इससे कहीं ज्यादा है, लेकिन अभी तक तो कोई 1.5-2 लाख लोग गए हैं। इतनी ही तादाद जा सकती है ना, इतना ही हो सकता है इस पे फिलहाल कि जितने लोग जा रहे जो इल्लीगल आके बैठे थे उन लोगों को हम यहाँ से निकलने पे मजबूर करें, उनको कहें कि वो वापस चले जाएं और जिन लोगों के कागजात जो हैं वो मशकूक हो गए हैं, खराब हो गए हैं, एक्सपायर हो गए हैं, वो अपने आप को रजिस्टर करा पाकिस्तानी रियासत। अब देखिए ना, इस रियासत में ये नहीं है कि लाखों लोग आके रह रहे हैं, पाकिस्तान का भी तो एक एक फर्द जो है वो अब काउंट हो रहा है, उसके शनाख्ती कार्ड बन गए हैं, उसको ट्रैक किया जा सकता है। इसी तरह अफगान शहरियों को जो पाकिस्तान में ठहरे हुए हैं उनको अपने वैलिड डॉक्यूमेंट बनवाने चाहिए। हाँ, वो महाजरीन है, हम एक मुश्किल सूरत हाल में यहाँ आए थे और उनको आलमी कवानीन के तहत ही हम रखना चाहेंगे। सबके लिए ये कानून नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे लोग भी बाहर जाकर रहते हैं। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। मेरा ख्याल में इस पर एक वक्फा लेते हैं। फलस्तीनियों के लिए मैं फ़लस्तीनियों की बात आपसे करता हूँ, एक वक्फा लेते हैं। वक्फे के बाद मैं ख़ास तौर पर फ़लस्तीन के मामले में आपसे गुफ्तगू करना चाहूँगा। एक वक्फा, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। जी
देखिए नाज़रीन कराम, हमें कुछ सिस्टम की ख़राबी की वजह से चेंज करना पड़ रही है, कुछ तब्दीलियाँ करनी पड़ रही हैं। खैर साहब, मैं सवाल आपसे ये करना चाहता हूँ कि इस फ़लस्तीन का मसला हमारे सामने है, आज से नहीं है। अल्लामा इकबाल के ज़माने से ये मसला फ़लस्तीन का, कश्मीर का हमारे लिए ज़िंदा मसाइल थे। जिस तरह अफ़गानिस्तान का मसला भी हमारे लिए सिर्फ एक एकेडमिक मसला नहीं है। लेकिन क्या किया जाए इस वक्त? पूरी दुनिया जिसको हम कहते थे कि ये आज़ाद दुनिया है, हम इसका साथ देते रहते थे, हम कहते थे ह्यूमन राइट्स के ये कायल हैं, हम कहते थे सिविल लिबर्टीज़ के ये कायल हैं, ये तो किसी चीज़ का कायल नज़र नहीं आते। कम अज़ कम उनकी हुकूमतें नज़र नहीं आती। अवाम तो पूरी दुनिया के हुकूमतों का तो ये आलम है कि मुस्लिम दुनिया की हुकूमतें भी इस बारे में बिल्कुल मुंह में गुंगलियाँ डाले हुए बैठी हैं। क्या करे इस वक्त आम लोग भी, आम शहरी दुनिया का जो इसका साथ देना चाहता है फ़लस्तीनियों का, पाकिस्तानियों की तो बात छोड़िए, क्या किया जाए इस सिलसिले में? कैसा क्या लाया अमल इख्तियार किया जाए? मीर साहब, पहली बात तो यह है कि फ़लस्तीन में होने वाले मजालम एक खौफनाक तस्वीर है इस वक्त दुनिया में, जबर की, जुल्म की। वहाँ पे मासूम शहरियों पे, औरतों पे, बच्चों पे, बूढ़ों पे, अस्पताल में पड़े हुए बीमारों पे जिस तरह से बेरहमाना तरीके से बमबारी की जा रही है, कत्लेआम किया जा रहा है, ये तो एक तरह का जेनोसाइड है। इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं, इसकी तो जितनी मजम्मत की जाए कम है। और ये बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया है कि मुसलमान ममालिक भी, हमारी हुकूमतें भी कोई बड़ा काम नहीं कर पाई। और आलमी ज़मीर को जो हम जोड़ने की बातें करते हैं, आलमी ज़मीर नाम की कोई चीज दुनिया में नहीं पाई जाती। ये हम सिर्फ एक बातें ही करते हैं। दुनिया में हमेशा से मीर साहब ताकत का कानून रहा है। आज दुनिया में जो एक नज्म बना हुआ है दुनिया का, उस नज्म के अंदर इसराइली एक छोटी ताकत होने के बावजूद दुनिया के ममालिक के अंदर उनकी इन्फ्लुएंस बहुत बड़ा है। उनका इन्फ्लुएंस साइंस में है, उनका इन्फ्लुएंस मईशत में है, उनका इन्फ्लुएंस दुनिया के सियासी निज़ामों में है। और उसके नतीजे में उन्होंने दुनिया को अपने जकड़ में लिए हुए है, दुनिया के ताकतवर ममालिक को। और आज गौर कीजिए ना, सेकंड वर्ल्ड वार में जो दुनिया का नया नज्म कायम हुआ, उसमें 4 ममालिक को वीटो पावर दी गई, इसलिए कि वो ताकतवर जीते हुए मुल्क थे। और फातहीन हमेशा अपनी मर्जी के कानून चलाते हैं। ये उन 4 फातहीन का कानून था जो बाकी कौमों ने एग्री किया। और 5वीं कौम चीन, उसको उसकी अपनी ताकत की वजह से उन 4 मुल्कों ने तस्लीम किया कि अब इसको भी ये हैसियत देनी होगी। मुसलमानों को ये बात समझनी है, हमें उसको कंडेम करना चाहिए। मुसलमान कौमों को, सारों को कोशिश करनी चाहिए। आलमी जो समाज है, समाज के अंदर दुनिया के ममालिक में अवाम ने बड़ी तादाद में बाहर निकल के फलस्तीनियों के जुल्म के ऊपर होने वाले मजालम के खिलाफ बात की है, एहतजाज किए हैं। हमारी हुकूमतों को भी कोशिश करनी चाहिए और ज्यादा फाल सफारतकारी करके कि इस वक्त इस जुल्म को, जबर को रुकवाया जाए। लेकिन ये जबर हतमी तौर पे खत्म नहीं होगा। अब ये सूनर और लेटर रुक तो जाएगा। बहुत नुकसान हो चुका, हजारों की तादाद में शहादतें और दसियों हजारों की तादाद में लोग जख्मी पड़े हैं। उनके पहले ही लुटे पुटे घर थे, अब बेचारे और वो बिल्कुल बुरे हालात में हो गए हैं। और इसराइलियों ने जो अज़्म बांधा हुआ है, अभी तक उन्होंने जो सामने रखी है बातें, वो तो अपने जुल्म और जबर को बढ़ाते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। वो दुनिया को खातर में नहीं लाएंगे। हमें इस वक्त उनके लिए अमन लेना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। लेकिन ये बात याद रखिए कि है जो कमजोरी की सजा है ना, ये मर के मफाजात है। जुर्म ज़ईफ़ी की सजा मर के मफाजात। जुर्म ज़ईफ़ी की सजा मर के। देखिए बात ये है मीर साहब कि आज दुनिया में मुसलमान इल्म और हिकमत कहाँ खड़े हैं, इसमें कहाँ खड़े हैं? आज आलम अरब कहाँ खड़ा है? एक छोटा सा मुल्क, 1 करोड़ की आबादी है उसकी, और वो इस पूरे आलम अरब को नहीं, पूरी दुनिया को चैलेंज किए बैठा है। क्यों? इसलिए कि उसकी इल्म पे कमांड है, उसकी साइंस पे कमांड है, उसकी मईशत पे कमांड है। आज हमें भी ये समझना होगा कि एक शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी है और एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी है। यकीनन कोई मांगने से आपको या किसी असूल के तहत आपको आपके हकूक नहीं देता, उसके लिए लड़ना पड़ता है।
वो लड़ाई, उनकी जद्दोजहद जारी रहेगी, वो रुकेंगे नहीं। कश्मीरी भी नहीं रुकेंगे, फलस्तीनी भी नहीं रुकेंगे, और ये कुर्बानियां पहले भी देते आए हैं, आइंदा भी देते रहेंगे। अपने हक से नहीं दस्तबरदार हो सकते, लेकिन हमें उनके लिए अमन, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कायरा साहब, लेकिन एक बात हमें इल्म, साइंस और दुनिया का जो एक मुशावरती निज़ाम हुकूमत है, आजाद मुआशरा है, आजाद सोच की फिजा पैदा करनी होगी, ताकि हम वो जहन पैदा कर सके जो साइंस के लिए, जो फलसफे के लिए, जो नई जो इजादात है उसके लिए वो जहन खुले, तब जाके हम उन कौमों का मुकाबला कर पाएंगे। हम जब इल्म की मिरास के ऊपर बैठे थे तो हम दुनिया के हाकिम थे, आज हम वो मिरास छोड़े बैठे हैं, दुनिया में जलील हो रहे हैं, वापस उसकी तरफ पलटना होगा। एक बात बड़ी अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ती है कि जहाँ के हुकूमतें खामोश हैं, सारी दुनिया की हुकूमतें, इस्लामी हुकूमतें ही नहीं, वहाँ इस मुल्क भी मजहबी जमातें तो कुछ कर रही हैं थोड़ा बहुता, लेकिन सियासी जमातें जो बड़ी मेन स्ट्रीम जमातें हैं उन्होंने कोई ख़ास मुजाहरे भी नहीं किए, कोई ख़ास इस तरह का प्रोटेस्ट भी ना किया जिस पे कहा जाए कि पाकिस्तान के अवाम की जो विल है वो उनके ज़रिए से एक तरह से मैनिफेस्ट हो रही है। क्या कहेंगे आप इस सूरत हाल को? सियासी जमातें अपने काम मीर साहब, जब मैं इसराइलियों पे होने वाले मजालम की तस्वीरें देखता हूँ, मैं आपको कसम उठा के कह रहा हूँ, मेरा खून खौलता है और दिल करता है कि मैं भी जाकर अपने आप को उस महाज पे चला जाऊं। बेशक जान जाती है तो जाए, वो देखा नहीं जाता, ठीक बात, उनके लिए दिल दुखता है। लेकिन सवाल ये है कि पाकिस्तान में आप अपनी सड़कें बंद कर दें, आप जुलूस निकालें, आप जो मर्जी करते, दुनिया में हम हैं क्या? हमारी हैसियत क्या है? दुनिया हमें किस नजर से देखती है? क्या हमारे मुतालबात को कोई दुनिया में सीरियस ले रहा है? हम दुनिया के साथ मामला क्या करते हैं? हमें अपने असूलों की तरफ देखना होगा, अपने आप की तरफ देखना होगा। शॉर्ट टर्म में तो यकीनन हुकूमत को, जमातों को एक फाल सफारतकारी करनी होगी, लेकिन पाकिस्तान को फर्ज करें, अगर पाकिस्तान की हुकूमत भी कोशिश करती है तो कौन खातर में लाएगा? आप सारे शहर बंद कर दें, इसराइल को क्या हो जाएगा? इसलिए कि वर्ल्ड ओपिनियन उसके खिलाफ नहीं है, पब्लिक ओपिनियन है, हुकूमतें उसके साथ खड़ी हैं, और मैटर तो हुकूमतें करती हैं। हमें इसके लिए ये करना होगा कि पहले अपने असूल तो बनाएं, अपनी आवाज में वजन पैदा तो करें। अपने लिए हम कुछ काबिल नहीं है, खुद गदागरों की तरह मांगते फिरते हैं, खुद अपने लिए तहफ़्फ़ुज़ अपना नहीं कर पा रहे, अपने लोगों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर पा रहे, हम फलस्तीनी के लिए क्या लड़ाई लड़ेंगे? कर लें। ठीक बात है आपकी, बिल्कुल ठीक है। इसी के साथ नाज़रीन एक वक्फ़ा लेते हैं, वक्फ़े के बाद हम आखिरी सेगमेंट में 2-4 सियासी सवालात के जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे। बात वही है जहाँ से आगाज़ किया था, वे फॉरवर्ड किया है कि आने वाले दिनों में हम किन किन चैलेंजेस को फेस करेंगे और उन चैलेंजेस का जवाब क्या है। कमरुज़्ज़मान कायरा साहब से इन सवालों का मैं जवाब तलाश करने की कोशिश करूँगा बहुत मुख्तसर वक्फ़े के साथ। इजाज़त, एक वक्फ़ा लेते हैं, वक्फ़े के बाद हाज़िर होते हैं। नाज़रीन कराम, हमने जिन सवालों से आगाज़ किया था अब उनके किसी नतीजे पर पहुंचने की कोशिश करते हैं। पहले तो हमने अपनी ख्वाहिशात का इजहार किया था कि हम क्या चाहते हैं, इस मुल्क में क्या होना चाहिए। अब मैं कायरा साहब से पूछना चाहूँगा कि उन्हें क्या दिखाई दे रहा है कि इलेक्शन के इस पूरे प्रोसेस से गुजर पर मुल्क किस सूरत हाल से दुचार होगा? इलेक्शन के बाद क्या हम कोई सही रुख इख्तियार कर सकेंगे और इसके लिए हमें क्या क्या प्रिकॉशन इख्तियार करना चाहिए? जी कायरा साहब, क्या कहेंगे आप इस सिलसिले में? जो मैं सोच रहा नजर आता है वो मैं बोलना नहीं चाहता। अच्छा, ठीक है। मैं भी अपनी ख्वाहिश का इजहार कर सकता हूँ, दुआ कर सकता हूँ, और वो यही है कि इस मुल्क की सियासत को सियासी असूलों पे चलने दिया जाए। जिस तरह पहले मैंने अर्ज किया कि जो सारे स्टेक होल्डर हैं उसको इस अमल में हिस्सा लेने दिया जाए, और पाकिस्तान के अवाम से गुजारिश की जाए कि वो अपने कैंडिडेटों को, बेहतर लोगों का चुनाव करें। और असेंबलियों के अंदर सियासी जमातों ने काफी हुआ है, हम मिल के पाकिस्तान के लिए, लाजम नहीं है कि हुकूमतें मिल के बने, असेंबलियों में मिल के हम पाकिस्तान के मसाइल के लिए इत्तेफाक राय से कानून साजी और पॉलिसियां बना सकें। क्योंकि वाइडर लेवल पे हमारे फैसलों को अगर एक्सेप्टेंस होगी, उसके साथ अवाम को की तायीद होगी, तभी जाके
उसको पजीराई मिलेगी और सियासी जमातें और हुकूमतें ताकत से तगड़े होके एतमाद से वो फैसले कर पाएंगी। यही एक रास्ता मुझे नजर आता है। बिल्कुल दुरुस्त बात है कि आपने दुरुस्त कहा कि जो कुछ असल नज़र आता है वो कहने की हिम्मत नहीं पड़ती। मेरा भी यही मसला है कि मैं वो सवाल भी नहीं बना पाता जिन सवालों से बहुत से लोग डायरेक्ट जवाब तलाश करते हैं। लेकिन मैं तो हमेशा कहता हूँ अल्लाह करे मेरा सारा तहफ़्फ़ुज़ गलत हो, मेरी सोचें जो हैं वो बिल्कुल गलत हो। लेकिन आपको कुछ उम्मीद है कि इलेक्शन के बाद हम कुछ मईशत में भी, सलामती के मसाइल पर भी, सियासत के मामला पर भी, जो इस्तेहकाम है मुल्क का उस मामला पर भी एक स्टेप फारवर्ड चले जाएंगे? यानी ये एक ऐसा मरहला है जिसे तो हर सूरत तय करना है, इसको तय करने के बाद कुछ बेहतरी तो नजर आती है आपको? जी, सब इसी उम्मीद पे आगे बढ़ना चाहिए ना, इसी उम्मीद पे आगे चलना चाहिए। मैंने तो आपको अर्ज किया ना कि मुझे तो कोई कहता है कि इलेक्शन होंगे कि नहीं होंगे, तो मैं उसे कहता हूँ कि भाई मुझे ये बताओ इलेक्शन ना होने की कोई जवाब क्या है। तो इलेक्शन तो होने चाहिए। उन इलेक्शन का रिजल्ट जो है वो बेहतरी की तरफ जाने के लिए जरूरी है कि उन इलेक्शन, देखिए इलेक्शन होता क्या है, इलेक्शन बुनियादी तौर पे अवाम का हक हकमियत है जो अपने वोट के जरिए वो मखसूस लोगों को नुमाइंदों की सूरत में देते हैं। अगर हम उनके हक हकमियत को डिनाई करते हैं तो फिर नेचुरली अवाम का रियासत से रिश्ता कमजोर होता है, निजाम पे एतबार कमजोर होता है, वो कानून पे अमल दरामद नहीं करते। हम सिफारिशें कभी ले इसमें बढ़ जाते हैं, सिफारिशें करा के आगे बढ़े। कोई प्रिकॉशन इस अबूरी हुकूमत के लिए या इस इलेक्शन कमीशन के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे जिससे ज्यादा एतबार पैदा हो इलेक्शन के नताइज पर? इलेक्शन कमीशन ने उसको बहुत इख्तियारात दिए गए थे। अभी हालिया दिनों में इलेक्शन कमीशन ने कुछ अरसा से अपनी पावर असर्ट की है, जो कि काफी पुरुम्मीद है हम कि अब शायद आइंदा आने वाले दिनों में इलेक्शन कमीशन जो है वो ज्यादा अपने इख्तियारात को और बेहतर इस्तेमाल करेगा। लेकिन अभी प्रोसेस जो है हल्का बंदियों का वो जारी है। ये भी एक मरहला है। इस मरहले में भी देखना होगा कि अपीलों के मरहले में कहीं ये तो ना हो कि ताकतवर लोगों या इदारों या कुछ लोगों की ख्वाहिशों उसके मुताबिक अगर ये हो गया और हल्का बंदियां दोबारा खराब कर दी गई तो फिर इस पे भी सवाल उठ जाएंगे। फिर इलेक्शन से पहले ही ये मामला मुतनाज़ा हो जाएगा। और इलेक्शन कमीशन को के लिए हम दुआगो भी हैं, कोशां भी हैं कि वो अपनी बात पे डटे रहें, असूल के मुताबिक चलें, बेहतर इलेक्शन कराने की कोशिश करें, हुकूमतें उनको तावन करें और ताकती अमल। अच्छा, आज ही बिलावल साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। हाँ, सिंध में भी एक तरह की एक्टिविटी थोड़ी बहुत ही शुरू हो गई है। पंजाब में भी आप लोग तैयारी कुछ कर रहे हैं इलेक्शन में बाकायदा के लिए, यहाँ भी सिर्फ पार्टी की सतह पर गुफ्तगूएं हो रही हैं? अभी तो ये सब क्योंकि आपको पता ही है कि इलेक्शन प्रोसेस बड़ा महंगा है, ये कोई आसान सा काम तो नहीं है। और दूसरा ये है कि हल्का मुकम्मल होगा तो जमातें टिकटों के फैसले प्रॉपर कर सकेंगी, क्योंकि यही पता नहीं है कि कौन सा इलाका कौन से हल्के में रहेगा, नहीं रहेगा, क्या होगा। ठीक है, नहीं ये आपकी बात तो हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। आप तैयारी कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ये जो प्रोसेस 1 महीने के बाद या जब भी शुरू होगा तो इतना वक्त है आपके पास, सब पार्टियों के पास, कि एक अच्छा इलेक्टोरल प्रोसेस शुरू हो जाए और उसके नतीजे के तौर पर हमारी इलेक्शन कैंपेन जो है तमाम पार्टियों की वो बिल्कुल दिखाई दे ऐसी कि उन्होंने एक फेयर और शफाफ इलेक्शन के लिए फ़ज़ा जो है वो साजगार कर दी है? जी इंशाअल्लाह ऐसी कोशिश जो है वो जारी रखी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कारा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन किराम, आपने पूरी गुफ्तगू सुनी। इस गुफ्तगू के नतीजे के तौर पर हम यही दुआ कर सकते हैं। कारा साहब ने एक बड़ी अच्छी उम्दा बात की कि वो जो कुछ देख रहे हैं, जो कुछ सोच रहे हैं, जो कुछ दिखाई देता है उस पर वो कुछ कहना नहीं चाहते, लेकिन जो अच्छी ख्वाहिशात वो रखते हैं उनका वो इजहार कर रहे हैं। और मैं भी यही चाहता हूँ
अच्छी ख्वाहिशात के साथ हम इलेक्शन में जाएं। इलेक्शन ना करने की कोई वजह नज़र नहीं आती। इलेक्शन होंगे, साफ और शफाफ हों, इलेक्ट्रल जो सारा प्रोसेस है वो ठीक हो। इस वक्त जो इख्तियारात इलेक्शन कमीशन को हासिल हैं, कारा साहब भी उन लोगों में से हैं जो समझते हैं कि उन्होंने अपने इख्तियारात का इस्तेमाल ठीक कर दिया है। अब हल्का बंदियाँ ठीक हो जाएँ, उसके बाद अगला प्रोसेस ठीक हो जाए, सियासी जमातें एक पुरअमन फ़ज़ा में कोई दुश्मन इसमें गड़बड़ ना कर दे, पुरअमन फ़ज़ा में आगे बढ़ें, तो उसके बाद एक मरहला तय हो जाएगा। उस मरहले के बाद असेंबलियों में बैठकर इन्होंने ही फैसले करने हैं। ये अगर मिलजुल कर दुरुस्त फैसले कर लेंगे तो मुल्क सही समत पर चल जाएगा। सलामती के नुक्ता नज़र से भी, मईशत के नुक्ता नज़र से भी, मुस्तहकम सियासत के नुक्ता नज़र से भी दुआ करें कि ऐसा ही हो। इसके साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।